स्क्रीन चेंज हो गई। देखो क्लास में ले रहा हूँ लेकिन आप लोग नहीं है, इट्स नॉट माई फॉल्ट। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। वेट करते करते काफ़ी टाइम हो गया, उसका वेट करते करते नहीं रह जाएंगे सबका, है ना। जो आया उनको हम कराएंगे। देखो हमने बात करी थी लास्ट में, रिफॉर्मेशन कंप्लीट कर लिया था। इसके अलावा हमने चाइना का एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, जो कि ओपियम वॉर था। ओपियम वॉर आई थिंक मैंने आपको बता रखा था फर्स्ट क्लास में जो स्टोरी सुनाई थी। लेकिन जो स्टोरी थी वो मैंने स्टोरी की तरह समझाई थी जिससे कि आप लोग समझ सको, लेकिन जो मैंने कल बताया था वो बिल्कुल ही अलग था, ठीक है। वो आप देखना, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपको अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, पहले हमारा फर्स्ट ओपियम वार हुआ था, ठीक है। उसके बाद कुछ इंटरनल क्राइसिस हो रहे थे। देखो एक बात, एक चीज़ बताओ, अगर आपके घर में कोई भी चीज़ आई, मतलब कोई भी आप पे रूल करने आ गया आपके घर में, ठीक है। क्या आप लोग या आपके घर वाले खुश रहेंगे? जैसे कि आप ऐसे ही मान लो कि रिश्तेदार आ जाते हैं, अगर वो 2 दिन से ज़्यादा रुक जाते हैं तो वो एक बोझ से बन जाते हैं, बनते नहीं बनते। तो हम क्या करते हैं, है ना, बहुत चिड़चिड़ से हो जाते हैं कि भाई अब जा घर यार, अब जा घर, अब मुझे नहीं, अब भाई अब नहीं रह पाएगा, प्लीज़ भाई जा घर। होता है ना, ये चीज़ वाली होती है ना। तो वैसा ही होता है हमारा चाइना के साथ। चाइना में आ जाता है भाई ओपियम वॉर के बाद अनइक्वल ट्रीटीज आ जाते हैं, जिसमें कि ये था कि कुछ जगह है वो आप ब्रिटेन को दे रहे हैं, कुछ जगह मतलब बहुत से पेमेंट हमें ब्रिटेन को देनी पड़ रही है, बहुत सारी जगह हम ब्रिटेन को देने पड़ रहे हैं, कुछ पोर्ट्स हम ब्रिटेन को दे रहे हैं या फिर ब्रिटेन के लिए ओपन कर रहे हैं ना। तो एक चेतरिक तरीके से ऐसे मान लो कि जो चाइना की जो लाइक वो थी ना, सेल्फ रूल वाला था, वो खत्म हो गया था। ब्रिटेन उसको लाइक इनडायरेक्टली उसको रूल कर रहा था। अब ये पसंद नहीं आ रहा था इसको, जैसे कि घर में बुआ आ जाती है और वो अपने हिसाब से रूल करते हैं कि भाई तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, बुरा लगता है नहीं बुरा लगता। वैसे चाइना के लोगों को बुरा लग रहा था, भाई क्यों हो रहा है ऐसा, तो उसी के चक्कर में इंटरनल क्राइसिस हुए थे, ठीक है। इतना बड़ा भाषण देने का यही मतलब था। इंटरनल क्राइसिस बेसिकली क्या था, जो हमारा अंदर ही अंदर जो क्राइसिस चल रहे थे, चाइना के अंदर जो क्राइसिस चल रहे थे, तो उसे इंटरनल क्राइसिस बोलते हैं। लेकिन मेरे को ये बताओ कि आपका रिजल्ट कैसा रहा। आगे बढ़ने से पहले मेरे को रिजल्ट बताओ, रिजल्ट कैसा लगा, रिजल्ट कैसा लगा, रिजल्ट कैसा रहा। हाउ मच परसेंटेज, फॉर्म भरा नहीं भरा? क्या था? ओ ग्रेट, नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 8.26, दैट इज वेरी ग्रेट, नाइस नाइस। फॉर्म भर दे, 5 मिनट निकाल के खाता से 5 मिनट निकालो। और आपको खुद ही बताना चाहिए था, सब बच्चे बता रहे थे मेरे को। चलो, इंटरनल क्राइसिस एंड रिबेलियन, क्या इशू हो रहा है? चलो कोई बात नहीं, मेरे को उसका बताना। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं ये सारी चीज़ें बंद कर देता हूँ, कॉलेज आईडी वगैरह हटा देता हूँ, ठीक है। आपका रिजल्ट मांगता हूँ और आपका एक फोटो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हटा दूँगा। एनीवेज, इंटरनल क्राइसिस और कुछ उसके अंदर अंदर जो रिबेलियंस हो रहे थे, रिबेल कर रहे थे लोग, रिवोल्ट कर रहे थे अंदर अंदर, है ना। पहला था हमारा पहला जो रिबेलियन हुआ वो ओपियम वॉर, फर्स्ट ओपियम वॉर के बाद, वो था हमारा टाइपिंग मूवमेंट, ठीक है। ये क्या था, एक लीडर थे, उनका नाम था होंग क्योंग। जो आपका जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन है इसको याद करना है, याद करना तो पड़ेगा ही। शियो शियो कौन, भाई क्या पढ़ोगे इसको, जो भी आप पढ़ रहे हो, होंग, समझ जाओ। वो मानते थे कि मैं जीसस का बड़ा छोटा भाई हूँ, बोलो मैं जीसस का छोटा भाई, ठीक है। और ये चाहते थे कुछ सोशल रिफॉर्म चाहते थे। ये जो हमारे होंग थे ना, वो एक अपने आप को क्लेम करते थे कि मैं जीसस का छोटा भाई हूँ, मानो या मत मानो, लेकिन मैं हूँ छोटा भाई जीसस का। और वो चाहते थे कुछ सोशल रिफॉर्म हो जाए। अब सोशल रिफॉर्म्स कैसे, जैसे कि लैंड रिडिस्ट्रीब्यूट हो, जैसे कि किसी पे ज़्यादा लैंड है किसी पे कम है, तो इक्वल लैंड हो जाए दोबारा से सब पे जितना भी जा रहा है। किसी के पास ज़्यादा ना हो जाए, किसी के पास बिल्कुल ही ना रहे, या किसी के पास कम है, उसको लैंड को रिडिस्ट्रीब्यूट करो दोबारा से। ये इनका मानना था। इक्वालिटी चाहते थे, मैन और वुमेन के बीच में, दोनों में सेम सेम होना चाहिए, ठीक है। एंड टू फूड ब्लाइंड बाइंडिंग। इसके अलावा ये भी इसके पीक पे कंट्रोल लार्ज पार्ट्स ऑफ द सदर्न चाइना,
अभी जब टाइपिंग रेबिलियन जब चल रहा था, उसके एकदम जब पीक आ गया था उसका, लाइक बहुत हाई, जब बहुत ज़्यादा हो रहा था ये, तो इसने बहुत सारे सदर्न चाइना के पार्ट को कंट्रोल कर लिया था। सप्रेस्ड आफ्टर मैसिव लॉस ऑफ लाइफ, ये इसको बंद कर दिया गया। कब इसको सप्रेस किया गया? जब बहुत सारी लाइफ्स का लॉस हुआ, जैसे कि लगभग लाइक 10-20 नहीं, 20-30 मिलियन डेथ हुई। 20-30 मिलियन, समझ रहे हो क्या? यानी जो हमारे 10 मिलियन होते हैं, वो हमारे होता है 1 करोड़ होता है ना। यानी 3 करोड़ लगभग डेथ हुई। समझ रहे हो? एक मतलब ये तो होगा ना, 10 मिलियन 1 करोड़ तो ही होता है। बताओ। बताओ बताओ। 1 सेकंड को का मैसेज आया। अच्छा। 1 सेकंड हुआ। ऐसे 1 सेकंड को। ये चीज जो क्वेश्चन आपने पूछा है फूड पैंडिंग, जिसमें मैंने सर्च किया है, क्योंकि ये टर्म्स भैया ऐसी चीज होते हैं जो कि याद नहीं कर सकते, मतलब पूरी जिंदगी भर के लिए कभी कभी दिमाग से निकल जाती है। क्योंकि मैंने जापान में पढ़ा था, तो थोड़ा सा कोरिलेट हो सकता है, इसलिए मैंने अभी सर्च किया था। उसमें बेसिकली ये बताया गया है कि इसमें एक प्रैक्टिस थी, पुरानी चाइनीज प्रैक्टिस थी, जिसमें कि छोटी लड़कियों को और छोटा दिखाने के लिए उनके पैरों को टाइट से बांधा करते थे। और एक सिंबल था, एक स्टेटस की तरह इसको दिखाया जाता था, जिससे कि देखा जाता था कि जो छोटी लड़कियां हैं, वो भी सुंदर हो सकती हैं। ठीक है। इससे क्या होता था, ये जब एक कहते थे ना, नहीं इसका मुझे आइडिया नहीं है। मतलब कि लोग मानते थे इनको कि ऐसे जो छोटी लड़कियां होती हैं सुंदर नहीं होती हैं, क्योंकि लंबी लड़कियां ही सुंदर होती हैं। तो ये पैरों में ही बांध लिया करते थे, जिससे कि बोलते थे ये लोग सुंदर है। मान लोगों को मानने वाली चीज, मतलब कि जो होता है ना, पर्सपेक्टिव था एक अलग ही, वैसे रियल में ऐसा कुछ था नहीं कि ऐसा ऐसे अगर छोटी लड़कियों के पैर टाइट से बांधो तो और सुंदर हो जाएंगे, ऐसा कुछ होता तो नहीं है। और आप देख लो, जो हमारे आस पास डोरेमोन घूमती हैं छोटी छोटी, और उनके पैर टाइट बांध दो, क्या लगेंगी वो? उनसे उनका मतलब कि लाइक अगर पैर बांध के रखोगे तो दिक्कत तो होगी, हेल्थ इश्यूज होंगे, लाइक दर्द होगा, है ना, हेल्थ प्रॉब्लम भी होगी उससे। ये कुछ ऐसा होता है, और ये टर्म समझना ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। जस्ट चाइना में अगर तुम हर एक टर्म को समझोगे, तो फिर चाइना आपको समझ में नहीं आनी, आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें रटनी पड़ेगी, जैसे कि ये नाम है, ये एक प्रैक्टिस का नाम है। ठीक है, प्रैक्टिस ये ज़रूरी नहीं है, कहीं भी मेंशन नहीं है आपके सिलेबस में, है ना। लेकिन जस्ट एक समझ सकते हो, इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रैक्टिस ओनली ऑफ ट्रेडिशनल चाइना। ठीक है, और नथिंग एल्स। और मैं आपसे ये पूछा था कि 10 मिलियन 1 करोड़ तो ही होते हैं ना? आई होप 1 करोड़ ही होते हो। अब इसके बाद आ जाता है हमारा, जैसे आज शॉर्ट में बता रहा हूँ। क्या नाम है आपका? यशी। ये शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि अभी कोई नहीं आया, मैं नहीं चाहता कि सबका लॉस हो जाए, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर अगर डिटेल में आएंगी तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा सारी चीज़ें, ठीक है।
सेकेंड ओपियम वार हुआ, सेकेंड ओपियम वार में किस किस से लड़ाई हुई? ब्रिटेन और फ्रांस की लड़ाई हुई चाइना के साथ। देखिए ये नहीं कि इन दोनों की एक साथ में लड़ाई हुई और इन दोनों की एक साथ में लड़ाई हुई, नहीं, ये दोनों मिले और इन इससे लड़े, चाइना से लड़े बेचारे दोनों मिलके, इतने बड़े बड़े पावरफुल नेशंस मिलके, बड़े बड़े स्टेट मिलके चाइना को डिफीट कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। फर्स्ट में क्या हुआ था, चाइना ब्रिटेन में हुआ था, क्योंकि ब्रिटेन कह रहा था कि अच्छा हम तो चाइना को सिर्फ, आज हम चाइना से क्या करवा रहे हैं, एक्सपोर्ट करवा रहे हैं, हमें उनको पैसे करेंसी देनी पड़ रही है, तो हम तो भैया खाली हो जाएंगे ऐसे अगर ऐसे चलता रहा। चाइना को जरूरत नहीं है हमारी कुछ भी, चाइना हमसे कुछ लेता नहीं है, चाइना तो सेल्फ सफिशिएंट है ही। लेकिन चाइना के लोगों को नहीं पता, हम उनको ओपियम भेजेंगे, हम इनको अफीम भेजेंगे, नशा, इनको नशेली पदार्थ होता है, इनको नशेड़ी बना देंगे, ठीक है। तो ये मैं अभी फर्स्ट का बता रहा हूँ, ठीक है, एक बार समझाने के लिए, तो जब भी तुम सेकंड को रिलेट कर पाओगे। तो भैया क्या हुआ, इन्होंने चाइना से, चाइना वालों ने ब्रिटेन से सारी चीज़ लेनी बंद कर दी थी, ठीक है, क्योंकि अफीम की जरूरत थी नहीं। तो इन्होंने अफीम बैन कर दिया, जैसे यहाँ पे दिखाया था, बैन, अफीम को बैन कर दिया था, है ना। ये क्या हुआ, अफीम को बैन कर दिया। उसके बाद ये होता है कि ब्रिटेन बोलता है कि ये तो गलत हो गया, हम पैसे दे रहे हैं, हमारे पास कुछ आ ही नहीं रहा है, ये तो गलत बात। तो भाई ब्रिटेन ने बोला आपको ओपियम, ओपियम जो ट्रेड हो रहा है उसको खोलना पड़ेगा। तो जो चाइना है, चाइना ने मना कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो लोग हैं उनकी हेल्थ पे इशू बढ़ रहा है, इन पे उनकी हेल्थ पे इम्पेक्ट पड़ रहा है, वो कुछ कर नहीं पा रहे। अब ऐसे सोचो कि जिस कंट्री का यूथ पावरफुल है, हेल्दी है, वही तो कंट्री वेल्दी बनेगी, बिना हेल्थ के तो वेल्थ भी नहीं है कुछ, है ना। तो लोग यहाँ पे ऐसे इधर उधर घूम रहे हैं तो कुछ कर नहीं पा रहे। तो ब्रिटेन ने बोला कि नहीं, बैन करोगे तो हम, अगर तुम हमें छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो बस वो ब्रिटेन का चढ़ गया माथा, तो उन्होंने इस पर वॉर कर दिया। इसमें चाइना हार गया। चाइना हारने के बाद इसने ट्रीटी ऑफ नैनजिंग साइन करवाई, जो कि अनइक्वल ट्रीटी मानी जाती है, जिसमें कि ब्रिटेन ने चाइना से ले लिया हांगकांग, उसकी जो आइलैंड था एक। उसके अलावा जो चाइना ने बंद कर दिए थे सारे पोर्ट्स ब्रिटेन के लिए, अब खोल दिए गए। पहले एक पोर्ट होता था, 5 पोर्ट खोल दिए गए फॉरेन ट्रेड के लिए। अब उनसे पैसे भी मांगे, भाई तूने मेरे तोप मार मार के जो प्रॉपर्टी बिका करी है उसके पैसे तू दे। अब मेरे में और यशी में लड़ाई होगी तोप से, ठीक है। यशी में तोप मारी, मैं यशी पे तोप मार रहा हूँ, मैंने एग्जाम्पल है, मैंने लास्ट क्लास में भी दिया था सेम चीज़, ठीक है। अब भाई प्रॉपर्टी डैमेज तो यशी की भी हुई और प्रॉपर्टी डैमेज मेरी भी हुई, लेकिन जीत में उसमें गया। अब ये जीता वही सिकंदर, वो तो सुना ही होगा ना, जो जीता वही सिकंदर। इसमें मैं जीत गया। अब मैं यशी से कहूंगा, भाई सुन, तूने जो मेरी प्रॉपर्टी डैमेज करी ना तोप चला चला के, अब उसकी जो भरपाई कर दे फटाफट से, नहीं तो दोबारा अटैक हम तुम पे कर देंगे। तो ऋषि डर जाएगी, तो कहेगी ठीक है हम आपको पेमेंट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली होना तो ये चाहिए था कि मेरे को ऋषि को देना चाहिए था, क्योंकि वो हार गई है, लेकिन उल्टा हो गया, अब ऋषि मेरे को उल्टा देगी। तो इसमें यही किया था, ब्रिटेन ने चाइना से लिया था, ब्रिटेन ने चाइना से लिया था, भाई ऐसा है, जो तुमने नुकसान किया ना उसकी भरपाई कर दो। उसको बोलते हैं इंडमेनिटीज, ठीक है, इंडीमेनिटीज, जो कि एक टाइप की पेमेंट होती है, जो कि भरपाई वाली पेमेंट होती है ना, वो वाली होती है। यहाँ से हो जाता है हमारा फॉरेन पावर फोर्स करती है अनइक्वल ट्रीटीज के लिए चाइना पे। फॉरेन पावर्स क्यों आ रहा है भैया, आपने पावर्स बताया था, पावर्स क्यों आ रहा है, क्योंकि फिर उसके बाद यहीं से ये आता है, ये टाइम है जहाँ से कि फॉरेन पावर, बाहर की पावर्स ने स्टार्ट कर दिया था। कौन कौन सी पावर है, जैसे ब्रिटेन, जापान। आप जापान वाला पढ़ोगे ना फोर्थ सेमेस्टर में, जो उसमें समझ में आएगा जापान, अरे क्या था ये, किसमें किसने, अभी तो यहाँ पे तो मैं लग रहा होगा जापान। अच्छा अभी आपको अभी फिलहाल में कैसा लगता है, तो फिर इसको पढ़ेंगे हम फ्रांस। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ यशी, जापान का नाम सुन के आपको क्या मतलब कि क्या समझ आता है, जस्ट जापान का नाम सुनते, आज के पर्सपेक्टिव में पूछ रहा हूँ। कभी ऐसा लगता है कि जापान कभी किसी पे रूल कर सकता है?
लेकिन आप मना कर रहे हो जापान किसी पे कर सकता है, लेकिन जापान ने भी बहुत ही नटखट था, जापान भी बहुत ज्यादा शैतान था, बहुत ज्यादा नटखट नहीं बोलूंगा, बहुत ज्यादा शैतान था। ये ऐसा देश था, लगता तो नहीं है क्योंकि जब मैंने पढ़ा था तो मेरे को यकीन नहीं हुआ, टीचर मेरे को समझा रहे। मैं वो बोल रहे हैं कि जापान ने बहुत गलत तरीके से चाइना को अपने अंडर में लेने की कोशिश करी। अब बहुत से ऐसे जो उसके आसपास के इलाके हैं उसको उसको अपने अंडर में भी ले लिया था, चाइना पे झूठे झूठे आरोप लगाए थे, और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें चला गया था। ठीक है, लेकिन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी वो आपको नेक्स्ट टाइम में बताऊंगा, ठीक है, कैसे थी क्या थी। उन्होंने उनको जापान को जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी उसने जापान को धमकी भी दी थी कि भाई अगर तुम ऐसे करोगे तो हम तुमको निकाल देंगे टॉप 5 में से, 5 मेंबर्स में से। तो उसने बोला निकाल दो, हमें कोई शौक भी नहीं है। समझो जापान लगता है बहुत सीधा है लेकिन नहीं है। जैसे कि हमें चाइना आज के टाइम पे कैसे लगता है, यशी कैसे लगता है चाइना आज के टाइम पे? शैतान, हाँ शैतान लगता है ना, लेकिन स्टार्टिंग से चाइना ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग से चाइना ऐसा नहीं था, जैसे अभी बिल्कुल आपका जो पर्सपेक्टिव है ना बिल्कुल चेंज हो जाएगा। क्योंकि जब हमारे लाइक जब मेरे टीचर पढ़ा रहे थे मेरे को, तो बोलते हैं चाइना स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा मजबूर रहा है। मैंने मजबूर और चाइना, ओ सर आप सर जरूर गलत बता रहे हो। मैंने गूगल पे जाके देखा, मैंने हर जगह देखा, तो मैंने देखा अरे हाँ सर तो सही बता रहे थे। फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में सर मेरे को बताते हैं कि जापान बहुत ज़्यादा तेज था, स्टार्टिंग से बहुत शैतान रहा है। मैंने कि हो सकता है सर सही बता रहे हो, मैंने देखा गूगल पे जाके तो वाकई मिला कि सर सही बता रहे हैं, है ना। तो यकीन ही नहीं होता था कि भाई, क्योंकि हमें आज की पर्सपेक्टिव में हमें ये लगता है कि जापान बहुत ज़्यादा सीधा देश है, इससे सीधा कोई भी नहीं है, और चाइना से शैतान कोई भी देश नहीं है, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। लेकिन पहले के टाइम पे बिल्कुल उल्टा था, बिल्कुल उल्टा था। जब चाइना को ऐसे उस क्लास में सबसे सीधा बच्चा नहीं होता है जिसको सब बच्चे उसकी ले लेते हैं, तो वैसे ही चाइना था। लेकिन हमें लगता है जापान ऐसा होगा, लेकिन जापान ने भी चाइना की अच्छी से ले रखी थी। टैपिंग रिवेलियन हुआ तो उसके बाद, फिर उसके बाद टैपिंग रिवेलियन के बाद हुआ टाइम पीरियड, याद रखना क्योंकि टाइम पीरियड बहुत ज़रूरी है इस टाइम का, ठीक है, इस हिस्ट्री का। टैपिंग का क्या है, 1850 से 1864, यानी लगभग लगभग 14 ईयर्स, 14 ईयर्स हो गए ना। 60 और 4 ईयर और 14 ईयर्स, हमें मैथ इतनी वीक नहीं है। इसके बाद हमारा कि सेकेंड ओपियम वॉर, जिसका टाइम पीरियड है 1865 टू 60, जिसका क्या मतलब होता है, 4 साल चला था, जिसमें कि फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर चाइना को पछाड़ दिया, और अपनी जो एक्सपेंड करी ट्रेड राइट्स, जो चाइना और फ्रांस के, सॉरी फ्रांस और ब्रिटेन के जितने भी राइट्स थे लिमिटेड थे, चाइना तक नहीं थे, लेकिन चाइना ने, चाइना को मतलब कि क्या करा, खोलने पड़ गए अपने और राइट्स, और खोलने पड़ गए। क्योंकि भाई ये चीज़, जस्ट मैं दोबारा से बताता हूँ, ब्रिटेन और फ्रांस के पास इतना राइट नहीं था कि वो चाइना में इंटरफेयर कर सकें, क्योंकि इंटरफेयर करने का कोई कोई चांस ही नहीं था, कि जो इनकी किंग डायनेस्टी थी, यहाँ पे जो डायनेस्टी चल रही है चाइना में, वो चल रही है किंग डायनेस्टी, जिसको मोन्चू डायनेस्टी भी बोलते हैं। कभी कभी आपको कहीं किंग डायनेस्टी सुनाई देगा, कभी कभी आपको मोन्चू डायनेस्टी सुनाई देगा, है ना, अलग अलग डायनेस्टी की हमें नाम सुनाई देगा। तो ये चाहते थे भाई, कौन सा देश नहीं चाहेगा कि उसके राइट्स बढ़ जाए, पैसा बढ़ जाए, सब देश चाहते हैं, तो वैसे ही चाहता था। सेम चीज़ हुई जैसे हमारा ओपियम वॉर फर्स्ट में होता है, वैसे ही चीज़ में हुई। ट्रीटी ऑफ ताइजिन साइन हुई 1858 में। भैया 1858 में आपने साइन करवा दिया ये, और चल रही 1860 तक रहा है, क्यों? अरे भाई क्यों? इसलिए क्योंकि भैया इसने, जो चाइना ने
चाइना ने मना कर दिया था कि जो ट्रीटी ऑफ टैंजिन है हम इसको नहीं मानेंगे, कुछ भी कर लो, नहीं मानेंगे हम। ठीक है। अब भाई एक और ट्रीटी साइन हुई, ठीक है, 1860 में, जिसमें कि बोला गया कि आपको ये भी माननी पड़ेगी और जो कुछ एक्स्ट्रा चीज हम मांग रहे हैं आपसे, आपको वो भी करना पड़ेगा। समझ रहे हो? मोर पोर्ट्स ओपन, इसमें 5 से भी ज्यादा पोर्ट्स ओपन हुए, जैसे हमारे पहले ही में 5 हुए थे, इसमें 5 से भी ज्यादा और ज्यादा पोर्ट्स ओपन हो गए। फॉरेन इनवॉइस अलाउड इन बीजिंग, यानी जो बाहर के लोग थे, ठीक है, कुछ लाइक जैसे क्रिश्चियंस लोग थे, वो लोग आ रहे हैं अपने यहाँ पे चाइना में रहने के लिए। ठीक है, ध्यान से सुनना में क्या हो रहा है, चाइना में रहने के लिए लोग बाहर से आ रहे हैं। ठीक है, अब लोग तुम कहोगे कि भैया फ्रांस ने क्यों लड़ा था इसके साथ, चाइना के साथ? इसलिए लड़ा था क्योंकि जो यहाँ पे ओपियम वॉर के बाद या फिर उसके पहले भी, या फिर बोल सकते हैं टाइपिंग रिबेलियन के टाइम पे, यहाँ पे बहुत से फ्रांस के जो बाहर से लीडर आए थे, लाइक लीडर बोल सकते हैं या फिर कोई धर्मगुरु बोलते हैं, वो आए थे अपना धर्म यहाँ पे फैलाने के लिए, लेकिन उनको मार दिया गया। तो फ्रांस बोलता है कि भाई तुम ऐसे हमारे बंदों को मारोगे तो हम तुम्हें ऐसे छोड़ देंगे। तो फ्रांस इनके साथ जुड़ गया अपना बदला लेने के लिए। ठीक है, आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा। वही मैंने आई थिंक आप पिछली वाली क्लास में बताया था, बहुत डिटेल में बताया था, लेकिन अब यहाँ पे हर चीज़ तो बताई नहीं जा सकती है। लेकिन जो जो चीज़ मेरे को समझ में, मतलब कि समझ में आ रही है, याद आ रही है, क्योंकि यहाँ पे इन्वॉय आया था, जैसे मैं समझ गया वो भी आए थे, फ्रांस से लोग आए थे। ठीक है, याद आ जाती है तो वो बता देता हूँ। और अब ओपियम ट्रेड यहाँ पे लीगलाइज कर दिया गया। इलीगल था ये, गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि हो, लेकिन लीगलाइज कर दिया है। अब सेल्फ स्ट्रेंथनिंग मूवमेंट आया। सेल्फ स्ट्रेंथनिंग मूवमेंट यानी खुद को हम इतना, इतनी स्ट्रेंथ ले आएंगे हम खुद में कि हम सारा काम खुद कर सकते हैं, जो कि लगभग लगभग चला, कब तक चला, 34 ईयर्स था। 34 ईयर होंगी ना होंगे, या फिर भी मैथ बाकी में बेकार। 1895। हाँ 34 ईयर्स गाइज, प्लीज, नहीं है बेकार में मैथ। किंग लीडर्स रियलाइज चाइना नीडेड टू मॉडर्नाइज इट्स मिलिट्री एंड इंडस्ट्री आफ्टर डिफीट। अब भैया अब ये सुनो कि 2-3 बार से ये जो चाइना है हारे जा रही है, हारी जा रही है, हारे जा रही है, हारे जा रही है। भैया चाइना जब पहली वाली ट्रीटी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था तो ये बीजिंग कन्वेंशन क्यों एक्सेप्ट हुई? भाई उस पे इतने सारे, अब एक चीज सुनो, अब आप हो और एक मैं आपका टीचर हूँ, एक बहुत ज्यादा खड़ूस टीचर, बहुत ज्यादा। अब आप मेरे से कह रहे हो सर मेरे से को एक हेल्प चाहिए, कि आप मेरे को इंटरनल में मार्क्स दे दोगे? मैं कहूँगा नहीं, जब तक आप मेरे को 10 रुपये नहीं दोगे मैं आपको मार्क्स नहीं दूंगा। आप कहोगे सर 10 रुपये तो मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने अपने प्रॉपर असाइनमेंट्स, अपने प्रोजेक्ट्स, हर चीज़ सबमिट करा है, हर चीज़, मतलब हर चीज़। मैं एक्स्ट्रा पैसे क्यों दूँ? लाइक ऐसा मत सोचना कि लिटरल मीनिंग ले 10 रुपये मांग रहे हैं, मतलब 10 रुपये, भाई ले तू 20 रुपये ले ले, तू 500 रुपये ले ले, लेकिन मेरे को मार्क्स दे दे रहे, वैसा वाले नहीं। 10 रुपये आप मानो कि 10 करोड़ के बराबर, जस्ट ऐसे समझ के मानो कि मैं तुम कहोगे क्यों दूं मैं एक्स्ट्रा पैसे, मैंने हर चीज़ दी है तो क्यों? तो मैं अब आपसे कहूंगा सुन भाई यशी, अगर तुमने मेरे को 10 रुपये नहीं दिए, लाइक 10 करोड़ रुपये नहीं दिए, तो भाई एक तो भाई तुम मेरे सब्जेक्ट में फेल होगी, साथ ही साथ जो 5 सब्जेक्ट होंगे मैं उसमें भी करवा दूंगा। समझ रहे हो? मैं तुम्हें उनमें भी करवा दूंगा। तो भाई तुम चाहती तो पहले भी दे सकती 10 करोड़ रुपये, लेकिन मैंने कहा नहीं चाहूँ तो मैं सब में फेल करवा दूँ। तुमने दूसरी टर्म सुन के, दूसरी डील सुन के आपको आपको देने पड़ गए मेरे को। ठीक है, समझ गई? क्यों करा एक्सेप्ट? जब उसको पहला ही नहीं करना तो दूसरा क्यों कर लिया? समझ गई ना क्यों करना था, क्यों कर लिया? बल्कि मैं कहूंगा कि अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं दूसरों से फेल ना कराऊं तो मेरे को 20 करोड़ दो, अभी आपको मजबूरन में देना ही पड़ेगा, है ना? 20 करोड़ तो नहीं, 20 हजार मान लो, ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाएगा ये। आपको देना पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा? मैं 10 हजार से मना करूँ, 10 हजार आपको देने पड़ेंगे, आपको मैं नहीं दूंगा, फिर मैं नहीं दूंगी। मैंने कहा मैं दूसरे में फेल करवा दूंगा, तो ठीक है मैं दे दूंगी, दे दूंगी, 20 हजार दे दूंगी। समझ गई? आया ना? एग्जाम्पल ऐसे दे दो ना रियल लाइफ कि हाँ भाई ये सच हो रहा है। समझ में आया नहीं है, लेकिन आ जाएगा एकदम समझ में अच्छे से। भाई ये 2 बार से हार रही है चाइना, 2-3 बार से हार रही है। तो क्या होता है, आ, बोलता है कि भाई हार क्यों रही थी ये? क्योंकि भाई ब्रिटेन के पास गन पाउडर आ गया था, नई नई टेक्नोलॉजीज आ गए थे, लेकिन चाइना किससे मारा था? हाथ से थप्पड़ मारा था,
भाई अच्छा तू हमारे चाइना में आके तब वो करेगा, ये ले ये ले ये ले भाई, ये नहीं चलेगा भाई। वो सामने से बंदूक मार रहे हो, तुम उनके पास जा रहे हो तो तुम मर जा रहे हो खुद, कैसे जीत जाओगे? तो जब तुम लोग उनसे डंडों से मार रहे हो उनको, ब्रिटिशर्स को, जब वो बंदूक से मार रहे हैं आप लोगों को, तब आप तीर से मार रहे हो, जब आप उसको बंदूक से मार दे रहे हो, ठीक है तीर अंदर जाएगी, लेकिन जो बंदूक की गोली अंदर जाएगी वो क्या तीर का मुकाबला कर पाएगी? भाई तीर चलो टच कर जाएगा बॉडी के अंदर, नहीं जा पाएगा, ठीक है, लेकिन गोली तो सीना चीर चली जाएगी। वही चीज, इनके यहाँ पे कुछ प्रॉपर चीज नहीं थी, जैसे कि मॉडर्नाइज नहीं था। तो जो मोन्चू डायनेस्टी के, यानी जो यहाँ पे बताया मोन्चू डायनेस्टी, है ना, समझ रहे हो? हाँ मेरे को शो नहीं हो रहा, सॉरी सॉरी। जो मोन्चू डायनेस्टी के थे, मोन्चू डायनेस्टी, किंग डायनेस्टी के लोग, लीडर्स थे उनके, वो बोलते थे भाई ऐसा है, चाइना को अब ज़रूरत है कि हम खुद की मिलिट्री को मॉडर्नाइज करें, ठीक है, और इंडस्ट्री वगैरह बढ़ाएं, अपनी इंडस्ट्रीज को भी मॉडर्नाइज करें, साथ ही साथ मिलिट्री को भी मॉडर्नाइज करें। अब एक चीज़ बताओ, जब इंडिया में जो ब्रिटिशर्स आए थे, क्या बोल के आए थे? हम इंडिया को मॉडर्नाइज करने आए हैं। क्या लिटरल मीनिंग में मॉडर्नाइज करने आए थे? आए थे मॉडर्नाइज करने आए थे? नहीं ना, वो इंडिया को कॉलोनाइज करने आए थे। उनका मेन क्या इशू था? कॉलोनाइज करना। तो वो रेल के पटरे क्यों लगा रहे हैं? मॉडर्नाइज करने के लिए, या फिर अपना फायदा निकालने के लिए? डेफिनेटली अपना फायदा निकालने के लिए, है ना। ये आपको लाइक थर्ड ईयर में समझ में आएगा सारी चीज़ें, ठीक है, जब आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो, है ना। एनीवेज, जो किंग डायनेस्टी के लीडर थे वो बोलते थे कि हमें अब भाई ज़रूरत है, उनको समझ में आ गया था इतनी हार हारने के बाद, इतनी युद्ध हारने के बाद, कि भाई हमें अब मॉडर्नाइज करना पड़ेगा खुद को, अपने आप को नई, वो वस्तु क्या होता है, नए शास्त्र शस्त्रों के पास, शस्त्रों के, अरे क्या बोलते हैं यार, हिंदी नहीं बोलनी जाती, समझ जाओ, नए नए वेपन से हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा खुद को, नई नई चीज़ें लानी पड़ेंगी जिससे कि हम उनको टक्कर दे पाए। सेल्फ स्ट्रेंथनिंग का समझ रहे हो ना? सेल्फ स्ट्रेंथनिंग, जैसे कि गांधी जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल्फ सफिशिएंट, वैसे ही यहाँ पे सेल्फ स्ट्रेंथनिंग, सेल्फ स्ट्रेंथनिंग वही वाली चीज़ है जो सेल्फ, वो बोलते थे ना गांधी जी, सेल्फ सफिशिएंट, या फिर हम आत्मनिर्भर, वही, हमें खुद को मजबूत बनाना है, ये इसके, ये वो बोलता था, ठीक है। इन्होंने शिपयार्ड्स बनाए, आर्सेनल्स बनाए। आर्सेनल पता है क्या होता है? स्कूल्स फॉर वेस्टर्न साइंस बनाए, यानी क्या करते थे, स्कूल्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, चाइना से लोग भेजिए बाहर पढ़ने। अब जो बाहर से पढ़ के आ रहे हो ना, अब आप वेस्ट की जो साइंस में जो भी मतलब वेस्ट की जो नॉलेज है वो आप चाइना में लेके आ रहे हो, यहाँ से आप चाइना से चले गए ब्रिटेन में, अब ब्रिटेन से पढ़ के आप दोबारा चाइना में जाओगे, अब जो वहाँ की टेक्नोलॉजी और जो तुम यहाँ से सीख के चले गए अब तुम चाइना में अप्लाई करोगे, ठीक है ना। कि सिर्फ उन्होंने चाइना वाले लोगों ने ब्रिटेन में भेजे, बल्कि जो अलग अलग देश थे उन्होंने हर एक जगह भेजे, और वो यहाँ से आके इधर ले जा रहे थे, समझ रहे हो? तो ये है हमारा मतलब वेस्टर्न साइंस का। अब आर्सेनल का मतलब क्या होता है? क्या होता है, पता है आर्सेनल का मतलब? नहीं भी है फिर, हाँ भैया पता है, चलो ठीक है। क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको ऐसा एग्जांपल देता कि इसको आप जिंदगी भर कभी भूलते ही नहीं। एनीवेज, कंजर्वेटिव ऑफिशियल्स फियर वेस्टर्नाइजेशन वुड हार्म कन्फ्यूशियन ट्रेडिशंस। अब कुछ कुछ ऐसा तो नहीं है कि इंडियन सोसाइटी में रहते हो, जैसे ऐसा समझो इंडियन सोसाइटी में रहते हो कि हर एक अंकल ऐसा नहीं होता कि भाई तूने छोटे कपड़े पहने हैं, चल ठीक है कोई बात नहीं, कोई कोई तो ऐसे भी होते हैं, ए लड़की तूने छोटे कपड़े कैसे पहने हैं, सलवार सूट पहन गया और पूरे ढक गया खुद को, चल बिल्कुल कपड़े ढके होने चाहिए ऊपर से नीचे तक, शकल भी नहीं दिखनी चाहिए। ऐसा होता है कुछ भी, आजकल के लोग आज के टाइम पे भी होते हैं कुछ कुछ, कि बिल्कुल ढके होने चाहिए, मंदिर जा रहे हो तो चलो मंदिर वाली तो बात अलग हो जाती है, लेकिन अगर तुम घर से बाहर निकल रहे हो तो आपको पूरा कवर होना चाहिए, बिल्कुल कवर। वो तुम्हारे कंजर्वेटिव ऑफिशियल्स, ठीक है, वो नहीं चाहते कि भाई तुम हाफ कपड़े पहन के जाओ। तो भाई ऐसे थे चाइना के जो कंजर्वेटिव ऑफिशियल्स थे, वो वेस्टर्नाइजेशन को अपोज करते थे। अगर तुमने वेस्टर्नाइजेशन चाइना में लेकर आए तो जो चाइना के ट्रेडिशंस हैं वो गायब हो जाएंगे, वो एक उनके लिए खतरा बन जाएगा वेस्टर्नाइजेशन।
जो कन्फ्यूशियन वैल्यू सिस्टम था ना, जो हमने लाइक समझा था वेरी फर्स्ट क्लास में, थोड़ा बहुत समझा था, उसका आइडिया तो होगा ना। कन्फ्यूशियन वैल्यू सिस्टम एक बिलीफ सिस्टम था जो कि कन्फ्यूशियस ने दिया था। ठीक है, समझ रहे हो? अब देखो, मैंने हर एक चीज़ का आइडिया दे दिया था स्टार्टिंग में ही, जिससे कि आपको आगे जो भी कुछ समझने में दिक्कत ना हो। जैसे कि होता है ना, हिंदू ट्रेडिशन में ऐसा नहीं होता कि दो शादी नहीं हो सकती, तीन शादी नहीं हो सकती है, सिर्फ एक शादी होती है, वो भी रीति रिवाज से होती है। वो एक तरीके का ट्रेडिशन होता है नहीं होता, वैसे ही कन्फ्यूजन सिस्टम होता है। चाइना की सोसाइटी कैसे चलेगी, ये एक उस तरीके का सिस्टम होता है। ठीक है, आई होप समझ गए होगे। जो कंजर्वेटिव ऑफिशियल थे वो कहते थे कि अगर तुम वेस्टर्नाइजेशन लेके आओगे कि तो उससे क्या होगा, कन्फ्यूशन ट्रेडिशन पे खतरा मंडराएगा। मॉडर्न वेपन्स और इंडस्ट्रीज वर पुअरली इंटीग्रेटेड इनटू सोसाइटी। ये जो मॉडर्न वेपन्स आ रहे थे, इंडस्ट्रीज आ रही थी, वो सही से सोसाइटी में चल नहीं पा रहे थे इन लोगों की वजह से, क्योंकि वो कंजर्वेटिव इतने थे कि भाई एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे कुछ। तो यहाँ पे आगे डिफीट बाय जापान एंड स्क्रैम्बल फॉर कंसेशन। अब भाई जापान से हार गए और कंसेशन के लिए वो स्क्रैम्बल करने लगे। व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रैम्बल? जिसका भी टाइम पीरियड आता हमारे 1894 से 1900। स्क्रैम्बल आपने आई थिंक उसमें सुना होगा। हम्म, पता है। कोई बात नहीं, आगे समझ जाओ। हमारा होता है फर्स्ट सैनो जापानीज वॉर। संघर्ष होता है, यानी इस टाइप का होता है कि आप ऐसे मान लो जैसे कि खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकें, है ना। मतलब कि जिंदगी के लिए, अपनी जिंदगी के लिए भीख, जिंदगी के लिए भीख मांगना, लाइक इस तरह की समझ लो। अभी फर्स्ट चाइना जापानीज वॉर हुआ। अभी हम पढ़ेंगे जब उसको डिटेल में जानेंगे ना। अभी हम जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आएगा आई गेस। फर्स्ट सैनो जापानीज वॉर हुआ। सैनो क्या होता है? चाइना होता है, जो कि मैंने आई थिंक बताया था, आई थिंक परसों बताया था जब आप लोग नहीं आए थे। और जापानीज मतलब जापान होता है। ठीक है, फर्स्ट सैनो जापानीज वॉर हुआ था जो कि 1894 से 1895 तक हुआ था। ठीक है, इसमें फॉट ओवर इन्फ्लुएंस इन कोरिया। जो कोरिया है, कोरिया का मैप आपको दिखाता हूँ, जस्ट मिनट। मैं मैप दिखाता हूँ, वेट करो। एक सेकंड रुको। जस्ट सेकंड, क्योंकि मैप से समझाऊंगा तो शायद अच्छे से समझ में आ जाएगा। कॉपी इमेज एंड लेट्स पेस्ट इट हियर। पेस्ट कैसे करूँगा? देखो, दिख रहा है? एक सेकंड दिखेगा, घबराओ मत। हाँ, दिख रहा है। एक सेकंड रुक जाओ, दिखेगा, एक सेकंड रुक जाओ, दिखेगा। अरे यार, कैसे दिखेगा? देखो, अब तो दिख रहा हो। ठीक है, आप जापान का लोकेशन देख पा रहे हो प्रॉपर तरीके से। किंग एम्पायर का भी लोकेशन आप देख पा रहे हो प्रॉपर तरीके से। देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो? है ना। अब लड़ाई किसके लिए हो रही है हमारी? जैसे कि मैंने बताया, लड़ाई वो किसके लिए रही है भाई?
लड़ाई हमारी इस रीजन के लिए हो रही है, इस रीजन के लिए हो रही है लड़ाई। इधर से ये लड़ना चाह रहा है, ये लेना चाहता है इस कोरिया को, इधर से ये लेना चाह रहा है। भाई जापान तो बड़ा क्यूट सा है, लेकिन ये तो है शैतान, हा हा हा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, उल्टा है ये। क्यूट तो ये भी नहीं है, क्या बोलते हैं, मैंने क्यूट तो गलत ही ले लिया एकदम वर्ड। चाइना भी लेना चाह रहा है कोरिया को, और जापान भी लेना चाह रहा है कोरिया को। अब ज़्यादा किसके पास है? डेफिनेटली सी बात है, जापान के पास जाता है, क्योंकि चाइना बेशक हो इतना बड़ा, लेकिन उसके पास क्या है? कुछ है? कुछ भी नहीं है। लेकिन जापान है छोटा सा, लेकिन उसके पास हर चीज़ है, लाइक मॉडर्न वेपन्स, और टाइम से मॉडर्नाइज भी हो गया था टाइम से। ठीक है। अब वापस आते हैं अपनी स्लाइड पे, जहाँ पे वो था, कहाँ गया वो? पता नहीं कहाँ गया। नहीं रहा। नहीं, ये नहीं है। हम्म, भाई एक सेकंड, वो गायब ही हो गया। अरे, स्क्रीन शो हो रही है, विजिबल है फिर? नहीं, मेरे को ये शो करना है ना, लेकिन उस पर शो नहीं हो रहा। एक सेकंड, पता चाइना हार गया था और भाई जापान जीत गया था। जो कोरिया था किसके हाथ में आ गया? इनके हाथ में आ गया। जापान मॉडर्नाइज्ड आर्मी थी, जापान के पास एक मॉडर्नाइज्ड आर्मी थी, नेवी थी, जिसने कि चाइना को डिफीट कर दिया। लेकिन भाई जापान के पास मॉडर्नाइज्ड आर्मी और नेवी है, तो सीधी सी बात है चाइना के पास नहीं होगी। ठीक है। इसमें क्या हुआ, ट्रिटी ऑफ शिमोनस्की साइन करवाया गया। ठीक है। इसमें कि क्या क्या बोला गया? इसमें बोला चाइना गिव ताइवान एंड लियोडोंग पेनिनसुला टू जापान। भाई चाइना तो इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, लाइक इतना बड़ा, सॉरी इतना बड़ा कंट्री है अपने एशियन कॉन्टिनेंट में, फिर भी क्या कर रहा है ये? अपने कुछ सामान किसी को देता है, कुछ एरिया किसी को देता है, कुछ एरिया किसी को देता है, फिर भी चाइना खत्म नहीं हो रहा इसका दस्ते तो। इसने फ्रांस को भी दे रखा था, इसने ब्रिटेन को भी दे रखा था, और इसने अब जापान को भी देना स्टार्ट कर दिया। कोरिया बिकेम इंडिपेंडेंट अंडर जापान इन्फ्लुएंस। अब देखो यहाँ पे तो लग रहा है कोरिया इंडिपेंडेंट हो गया जापान की इन्फ्लुएंस में। जब आप पढ़ोगे जापान का वो हिस्ट्री, आपको पता चलेगा कि कोरिया को उसने बहुत गंदी तरीके से कैप्चर कर रखा था। उसको बता रखा था कि मैंने हमने उसको चाइना की इन्फ्लुएंस से आज़ाद किया है। चाइना की इन्फ्लुएंस से तो आपने आज़ाद कर दिया, लेकिन अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया उसको। ठीक है। यही चीज़ में जो लड़ाई हुई थी उसमें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इसमें। इसके बाद लार्ज इंडिमिनिटीज किसको देनी पड़ी थी, बताओ मेरे को? किसको, किसने देनी पड़ी थी? हाँ हाँ, वो मैंने वही स्लाइड सी देखी थी, दिखाई थी, मतलब दिखाना चाह रहा था। हाँ जी, चाइना ने जापान को दी थी। अब जो हमारा ये है स्क्रैम्बल फॉर कंसेशन, वेस्टर्न पावर इन जापान टू कंट्रोल ऑफ पोर्ट्स, रेलवेज एंड माइनिंग राइट्स इन चाइना। अब भाई जो लाइक आप इस तरीके से समझ सकते हो, ये वो पीरियड था 90th और अर्ली 20th सेंचुरी का, जहाँ पे कि चाइना चाइना में जो यूरोपियन पावर्स थी, जैसे कि यूरोपियन पावर्स हो गई, लाइक ब्रिटेन और फ्रांस, और जापान हो गया, जो कि compete कर रहा था एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रिविलेज के लिए। समझ रहे हो कि भाई हमें यहाँ पे अपना चाहिए, कुछ भी हो जाए यहाँ से कुछ ना कुछ चाहिए हमें, वैसा वाला। इसके बाद 100 डेज रिफॉर्म आया, जो कि 1898 में आया, जिसमें कि एम्परर गुआंगजू ट्राई टू मेक मेजर पॉलिटिकल एंड एजुकेशन रिफॉर्म। जो हमारे 100 डे रिफॉर्म में एक हमारे एम्परर थे जिनका नाम था गुआंगजू था,
वो चाहते थे कि एक मेजर पॉलिटिकल और एजुकेशन रिफॉर्म हो। ठीक है, कंजर्वेटिव एम्प्रेस, एम्प्रेस का मतलब पता है क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय एम्प्रेस गाइस? मेरे को ये बताओ, इसका नाम, ये एक नाम है या फिर क्या है? इसका पता है क्या होता है एम्प्रेस का मतलब? बताओ फटाफट से, मैं वेट कर रहा हूँ। यशी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। वो गजब, तो कल आया फिर सही। एम्प्रर की वाइफ ही होती है, जस्ट एम्प्रर की वाइफ नहीं बोल सकते, उनको बोलेंगे जैसे कि अब कुछ कुछ होती हैं, क्वींस होती है ना, क्वींस, क्वींस होती हैं वो किंग की वाइफ। कुछ होता है हमारा एम्परर होते हैं, और कुछ होती है हमारी एम्प्रेस। एम्परर, जैसे मान लो राजकुमार जो बड़े हो जाते हैं, वो एम्परर वो बन जाते हैं। वैसे ही जब राजकुमारी बड़ी हो जाती है राज्य की, तो वो एम्प्रेस बन जाती है। ठीक है, समझ गई? जरूरी नहीं है सिर्फ वो वाइफ ही हो। अच्छा, पता तो बहुत अच्छी बात है। जो एम्प्रेस थी उनका नाम था डोअगर सिक्सी। स्टॉप्ड इट, इसने मना कर दिया। जो बहुत कंजर्वेटिव इंसान थे उन्होंने इनको स्टॉप रोका कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो एजुकेशन रिफॉर्म नहीं आने चाहिए, और ये पॉलिटिकल रिफॉर्म भी नहीं आने चाहिए। क्योंकि कंजर्वेटिव एम्प्रेस थी, जो कंजर्वेटिव रानी थी, वो कह रहा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसने क्या करा, एम्प्रर को ही हाउस अरेस्ट करवा दिया, इसको कह दिया बंदी बना लो। ठीक है, जस्ट शॉर्ट बता रहा हूँ, एक आइडिया हो जाएगा अगर आप खुद से भी पढ़ोगे ना, जैसे कि भाई 100 डेज रिफॉर्म में क्या था क्या था, किसी ने नहीं बताया क्या है। अब मैंने आपको एक छोटा सा आइडिया दे दिया, जिससे कि अगर आप खुद भी किसी भी रीडिंग से करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसमें ये था। अरे अच्छा अच्छा, फिर आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी इसी चीज से ही बस। ठीक है, क्योंकि लोगों को फर्स्ट स्टेप लेने में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन मैं आप लोगों को फर्स्ट स्टेप लेने में हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, अब आता है हमारा बॉक्सर रिबेलियन, यानी बॉक्सर रिबेलियन नाम के लिए कोई बॉक्सिंग कर रहा है क्या? बॉक्सिंग कर करके रिबेल्ट कर रहा है क्या? हाँ, कुछ उस तरीके का ही था। ये एक एंटी फॉरेन, एंटी क्रिश्चियन अपराइजिंग था, जो कि कौन कर रहा था उसको? बॉक्सर उसको लेट कर रहे थे। बॉक्सर बेसिकली वो लोग थे जो कि मार्शल आर्ट में बिलीव रखते थे। अगर कोई सामने से बंदूक मारा है, तो बंदूक का जवाब हम मार्शल आर्ट से देंगे। ये कौन सी सोच है भला भाई? भाई कोई तुम्हें बंदूक मार के चला जाएगा, तुम क्या शू 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 शाय शू 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 ऐसे करते रह जाओगे क्या? तुम्हारे प्राण खींच लेंगे वो, जब तक जब तुम शाय शू 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 करोगे, है ना? उनका मानना ये था, जो हमारे बॉक्सर थे, उनका मानना ये था मार्शल आर्ट्स में बहुत बिलीव रखते थे, रिचुअल्स में बहुत ज़्यादा मानते थे। और ये बोल देते कि जो हमारे मार्शल आर्ट्स और रिचुअल्स हैं वो हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं बुलेट से भी, यानी जो बंदूक की गोलियां हैं उससे भी हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये कैसा बिलीव है भला? टारगेटेड फॉरेन मिशनरीज एंड चाइनीज क्रिश्चियंस। अब इन्होंने किसको टारगेट किया? जो बाहर से लोग आए थे ना, लाइक बाहर से जो धर्मगुरु आए थे, मिशनरीज वही होते हैं। ठीक है, उनको टारगेट किया, जो बाहर से आए हुए थे। इसके बाद साथ ही साथ उन्होंने चाइना के जो क्रिश्चियंस लोग थे उनको भी टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। फॉरेन पावर, बाहर की जो पावर्स थी, फॉरेन पावर्स थी, उन्होंने 8 नेशन अलायंस बनाई और इसको दबा दिया। बॉक्सर प्रोटोकॉल हुआ 1901 में, ज़्यादा देर काफ़ी टाइम तक नहीं चला, क्योंकि ये मतलब वही 1-2 साल ही चला था। उसके बाद ये दबा दिया गया, सप्रेस कर दिया गया। चाइना ने दोबारा से, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि चाइना बार बार पैसे दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए ही जा रहा है, दिए ही जा रहा है, पैसा आ कहाँ से रहा है इसके पास? ऐसा तो नहीं है भाई ब्रिटेन हारा तो ब्रिटेन ने इसको लाइक 100 रुपये ले लिए, चलो 100 रुपये दे दो। फ्रांस भी हारा, फ्रांस को भी इसने चलो 200 रुपये दे दिए, दोबारा से ब्रिटेन को इसने, मेरे टोटल 300 रुपये हो गए। ऐसा तो नहीं होगा, लगभग ऐसे होंगे 200-300 करोड़, लाइक आज के टाइम पे। तो इतना पैसा आएगा कहाँ से? आ रहा कहाँ से होगा? जस्ट फॉरेन ट्रूप्स स्टेशन इन बीजिंग। अभी कहाँ से आ रहा होगा? जैसे कि मैंने बताया था, ब्रिटेन, और जो हमारे लाइक स्टार्टिंग में बताया था, बताया था नहीं बताया था, कोई बात नहीं, मैंने बताया था, फर्स्ट वाली क्लास में बताया था। जो हमारा चाइना है वो बहुत ज़्यादा फेमस है किस चीज़ में? वहाँ की जो आर्ट्स होती हैं, लाइक हैंडमेड आर्ट्स होती हैं, जो लाइक पॉट बनाते हैं। ठीक है, पोरोसिलिन बोलते हैं उसको, वो जगह का नाम है। और उसकी टी, वहाँ की सिल्क, वो एक्सपोर्ट करता था बहुत ज़्यादा मात्रा में, जिससे कि लोग उसको इम्पोर्ट करवाते थे अपने पास, जैसे कि
मैं वहां से ले रहा हूँ, मेरे को अच्छी लगी चीज, वो पैसे अच्छे खासे पैसे में बिका करती थी। अब चाइना को किसी की जरूरत नहीं है भाई, उनके पास मोस्टली सब चीज़ है, ग्रेन उनके पास है प्रॉपर, उनके पास फूड प्रॉपर है, सब कुछ है उनके पास। इसलिए वहां से उनका पैसा आ रहा है, इसलिए लोग इसे उसको छेड़ रहे हैं बार बार, जिससे कि वो हमें पैसा दे फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लड़ेंगे, हरा देंगे, पैसे लेंगे। ये उनकी टेक्निक बन गई थी सबकी। ठीक है, इसके बाद अब आता हमारा फॉल हो गया था किंग डायनेस्टी का, जिसका भी चला था 1911 से 1912, एक साल में इसका फॉल हो गया। आप सोच रहे हो भाई, डायनेस्टीज चल रही हैं, यानी 1911 1912 में जब हमारे लाइक दादाजी के पापा वगैरह थे, उस टाइम से उस टाइम तक, लाइक मैं कह रहा हूँ दादाजी के पापा थे उस टाइम। ठीक है, दादाजी के यानी आपके पापा के पापा के पापा, आपकी 3 पीढ़ी ऊपर वो लोग इस टाइम पे थे, और उस टाइम डायनेस्टी चल रही थी। जब इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं था, इंडिया में तो ब्रिटिशर्स आ गए थे, और लेकिन चाइना में सिर्फ अभी डायनेस्टीज चल रही हैं। कितना पुराना होगा चाइना। किंग डायनेस्टी वीक हो गई थी बाय डिफीट, करप्शन और अपराइजिंग, बहुत सारी अपराइजिंग हुई, जैसे हमने इंटरनली अपराइजिंग भी देखी। वो चौंग्स अपराइजिंग हुई जो कि अक्टूबर 1911 में हुई, जिसने कि जो कि ट्रिगर था इस रेवोल्यूशन का, एक ट्रिगर पॉइंट होता है ना, वो इस ट्रिगर पॉइंट था इस रेवोल्यूशन का। लाइक रिवॉल्यूशन का इन द सेंस, जो हमारा वूचोंग अपराइजिंग हुई थी वो क्या हुई थी, देखेंगे आगे कभी। ठीक है, प्रोविंसेस डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम किंग रूल्स, जो प्रोविंस थे, छोटे छोटे राज्य थे, उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया कि हम किंग रूल के अंडर में नहीं आते हैं। अब सन येट सेन थे, वे कैन द प्रोविश अभी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लाइक सन येट सेन, इनका नाम आप याद कर लो, आप इनको गलती से भी मत भूल जाना। became the provisional president of the Republic of China in 1912। ये एक प्रोविजनल प्रेसिडेंट बन गए रिपब्लिक ऑफ चाइना के, ठीक है, 1912 में। अब जो लास्ट एम्परर थे किंग डायनेस्टी के, वो थे पुई। पुई छोटे से बच्चे थे जस्ट, ठीक है, वो लास्ट एम्परर रहे। ठीक है, अब इससे ज़्यादा नहीं बता रहा, फालतू के एक्स्ट्रा से दोबारा से बताना पड़ेगा। ठीक है, और बची हुई चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा यशी, कि आप वीडियो डालना। क्या पूछने वाले थे, अच्छा वही पैसे आते कहाँ से थे। हाँ हाँ, एक्चुअली मैंने लास्ट उसमें बताई थी, उस वाले वीडियो में बताई थी उसमें, सॉरी सॉरी, उस लास्ट क्लास में बताई थी, उसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी है अवेलेबल। मेरे को बस मैसेज कर देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा खींचने का फ़ायदा ही नहीं है। आज मैं बेसिकली ये कराने वाला था, चोला एम्पायर। एनीवेज, थैंक यू।